आज गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए राज्य के 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए बीजेपी सभी 89 सीट और कांग्रेस 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज के चुनाव के लिए कुल 977 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए करीब 2.25 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। आज जिन प्रमुख उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद होगा उनमें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी भी शामिल हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार 4 बार गुजरात में बीजेपी की सरकार रही है, पर इस बार टक्कर बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है और मोदी की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है। राहुल गांधी की अगर कांग्रेस को इस बार वो जीत नहीं दिला पाते हैं तो सच में कांग्रेस के बहुत बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 18 से ज्यादा राज्यों में ऑलरेडी बीजेपी का परचम लहर रहा है और उसके बाद इस बार की फाइट, अब वो अध्यक्ष पद भी संभालने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही नाक की लड़ाई है। और ये 3 चेहरे जो बहुत ही डिसाइडिंग है गुजरात चुनाव में, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, पाटीदारों, ओबीसी और दलितों को साथ लेकर ये 3 युवा चेहरे चुनाव में इस बार गुजरात चुनाव में इन्होंने बहुत हड़कंप मचाया हुआ है और नाक में दम किया हुआ है बीजेपी के। सूरत के इस मतदान केंद्र पर सिर्फ महिलाएं आपको नजर आएंगी, क्योंकि यह महिला संचालित मतदान केंद्र है। वराछा रोड 161 विधानसभा के अगर नंबर की बात बताएं तो 161 विधानसभा क्षेत्र और 29 नंबर का यह मतदान केंद्र है वराछा रोड का, जहां इस वक्त हम पहुंचे हैं और तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। 8 बजने का इंतजार है। 8 बजते ही मतदान जो है वो यहां पे शुरू हो जाएगा। और आपको तस्वीरें जो दिख रही हैं, महिलाएं यहां पे पहुंची क्योंकि महिला संचालित मतदान केंद्र है ये। और 7 बजे जो है वो मॉकपोल यहां पे होगा और उसके बाद 8 बजे से जो मतदान कर्मी हैं, मतदान करने के लिए लोग जो हैं वो यहां पे पहुंचे हैं। सवेरे 5 बजे से ही मतदान कर्मी यहां पे पहुंचे हैं और काम में लग गए हैं। मैम, कितने बजे से पोलिंग शुरू होगी? 8 बजे शुरू होगी। और मॉकपोल भी करने वाले हैं आप? हाँ, 7 बजे मॉकपोल शुरू करेंगे। एजेंट आएंगे, 15 मिनट राह देखेंगे। वो नहीं आएंगे तो हम खुद स्टार्ट कर देंगे 7:15 बजे, 7:15। वीवीपैट से पूरा इलेक्शन हो रहा है? ये वीवीपैट से हो रहा है। जो भी वोट करेगा उसे पर्ची भी मिलेगी? उनको नहीं मिलेगी, वो पर्ची हमारे पास ही रहेगी। आपके पास रहेगी पर्ची? वो कम से कम देख पाएंगे किसे वोट? हाँ, वो देख पाएंगे 60 सेकंड तक कि वो उन्होंने किसे वोट दिया है। तो वीवीपैट से इलेक्शन हो रहा है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो भी जरूरी इंतजाम करने हैं वो यहाँ पे किया जा रहा है। 7 बजे का वक्त होगा। 7:07:15 तक पोलिंग एजेंट्स की राह देखी जाएगी। अगर वो आते हैं उस दौरान तो मॉकपोल किया जाएगा। अगर वो नहीं आते हैं 7 बजे से लेकर 7:15 तक, तो जो मतदान कर्मी यहां पर हैं वो वही मॉकपोल करेंगे और उसके बाद 8 बजे से चुनाव जो है, मतदान कम से कम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन गज जुंडाले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज सूरत। शुरू हो जाएगा। कैमरामैन गज जुंडाले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज सूरत। तो गुजरात में आज वोट डाले जाएंगे। मोस्ट अवेटेड जगह है जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है और दोनों ही पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई है। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। तमाम हमारे संवाददाता जगह जगह पर मौजूद हैं। गुजरात में सूरत से राजेश कुमार हमसे जुड़ेंगे, पोरबंदर से शिव पूजन झा, राजकोट से संजय शर्मा और एनके सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुज गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है और विनोद अग्निहोत्री जी। बहुत ही अहम है गुजरात का चुनाव और इस पर यह महाचर्चा लगातार हमारे साथ आप देखेंगे अगले कुछ घंटों में। सबसे पहले राजेश, आपके पास आना चाहूंगी। सूरत बहुत नाक की लड़ाई है और बहुत मुश्किल भी है वहां पर। जिस तरह से पाटीदारों का दबदबा है, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। आप वहां का माहौल हमें समझाइए। कुछ ही देरों में जो है वोटिंग शुरू होने वाली है। बिल्कुल, सूरत जो है इस बार पूरे चुनाव की सूरत तय करेगी। अगर ये मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इस बार जो है वो पूरे चुनाव में यही चर्चा रही है कि केंद्र बिंदु है इन चुनावों का सूरत। क्योंकि सौराष्ट्र की अगर बात करें, जहां पर पाटीदारों की संख्या सबसे ज्यादा है और हार्दिक पटेल का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है,
वहां की राजनीति जो है वो यहीं से तय होती है, सूरत से तय होती है। यही वजह है कि पाटीदार आंदोलन अगर उभरा तो वो सूरत से ही उभरा था, और हार्दिक पटेल ही वो शख्स है जिन्होंने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। तो उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव इन चुनावों में कितना होगा वो आज तय होगा। सूरत में 12 सीटें हैं शोभना, और 12 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है इस वक्त। लेकिन इस बार 6 अपने पुराने विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने बदला है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनके सर पे बल पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल का इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है, वो उनसे वो सीटें छीन सकता है। यही वजह है कि पूरी जोर भारतीय जनता पार्टी ने यहां लगा रखा है, और आज जो है वो तय होगा कि हार्दिक का कितना इन्फ्लुएंस चलता है या फिर बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब होती है। वराछा रोड इलाके में मैं मौजूद हूं, और यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन चंद विधायकों में से हैं जिनकी टिकट जो है वापस उन्हें दी गई है, क्योंकि बाकी जो पाटीदार इलाके हैं उसमें से ज्यादातर विधायकों के टिकट जो है वो काट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो कुमार कनानी इस इलाके के विधायक हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जब पाटीदार आंदोलन अपने चरम पर था तो कम से कम वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो सड़क पे थे और भारतीय जनता पार्टी की बात सामने रख रहे थे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिपीट किया है, लेकिन वो जीतने में क्या कामयाब हो पाते हैं वो आज मतदाता तय करेंगे। यहाँ पे मतदान करने किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी। राजेश, आप बने रहिए। पोरबंदर में शिव पूजन झा हमारे साथ मौजूद है। पोरबंदर की लड़ाई बहुत अहम हो जाती है, बड़े बड़े दिग्गज पोरबंदर से खड़े हो रहे हैं। आप माहौल बताइए शिव पूजन। बेहद दिलचस्प है ये माहौल। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है, और हमने देखा पिछले 2 दिनों से लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे अर्जुन साहब, और बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से गढ़ को बचाया जाए। और चूंकि ये नाक की लड़ाई साबित हो रही है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, दोनों ही पार्टियां यहाँ के जो मछुआरे हैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उनका। तकरीबन 32,000 वोट्स है मछुआरों का, और साइक्लोन का चूंकि फेयर था तो इसलिए मछुआरे इस बार उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में वो वोट करेंगे। उनको रिझाने की दोनों ही पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन मछुआरे कहीं ना कहीं भाजपा से थोड़ा नाराज दिख रहे हैं, तो उनको मनाने की लगातार कोशिशें हुई। लेकिन इन मुद्दों के अलावे जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको लेकर के भी लोगों ने बातचीत की हमसे। लगातार पिछले 2 दिनों से हम इस इलाके में दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए मुद्दे क्या है। तो स्थानीय मुद्दे भी काफी अहम है, बिजली, पानी, सड़क, ऐसे मुद्दे भी उनके लिए काफी अहम है। जो हार्बर्स है, हार्बर्स का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये भी उनके लिए मुद्दे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पाटीदार आंदोलन जिस तरीके से चला, क्या वो भाजपा को सफिशिएंट डेंट कर सकता है और कांग्रेस के लिए जो है एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है? ये तमाम चीजें हैं, और इन तमाम चीजों के बीच दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बेहद दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, और सभी को इंतजार है इस लड़ाई का, और 18 तारीख का जब नतीजे हमारे सामने होंगे। राजकोट से संजय शर्मा है हमारे साथ। संजय, राजकोट विजय रूपानी का गढ़, कितनी मुश्किल होने जा रही है यहाँ लड़ाई? लगता है संजय से तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एनके सिंह जी, क्या माना जाए, गुजरात चुनाव को बीजेपी और कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई कहना क्या लगता है गलत होगा? क्या इसे माना जाए कि मोदी और अमित शाह के लिए इम्तिहान ज्यादा बड़ा है? ये बड़ा अच्छा सवाल इसलिए है कि पिछले 3-3.5 सालों में जो राज्यों के चुनाव हुए उनमें ये पहला चुनाव है जिसमें कि कांग्रेस या ऑपोजिशन कहिए इतना टफ फाइट दे रहा है, और उसमें भी कांग्रेस दे रहा है जो कि हाशिए पे आ गया था राज्यों के चुनाव में। ऐसे में बहुत स्पष्ट कहना कि ये पार्टी का ज्यादा प्रभाव है या उस पार्टी का प्रभाव है, ये बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं था, बिहार में भी इबारत पे लिखी थी, दिखाई दे रहा था। जैसे ही लालू यादव और नीतीश कुमार मिले तो इबारत साफ साफ दीवारों पे दिखाई देने लगी थी। यूपी में भी कमोबेश दिखाई दे रहा था, कितना होगा ये नहीं मालूम था। यहां पे बहुत ही कीन कंटेस्ट है, इसलिए इसको कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी लड़ाई है। और लड़ाई इसलिए भी है कि पहली बार कांग्रेस इस तरह इमर्ज करेगी, राहुल गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस अगर अपनी पोजीशन बेहतर करती है, बेहतर भी करती है, और मुझे लगता है कि जो आपके रिपोर्टर्स बता रहे हैं ये बहुत दूर घूम के मतलब बहुत अंदर तक घूम के आ रहे हैं, और जो फील आ रहा है उसमें एक बात जरूर है कि बीजेपी का वो जो प्रभुत्व रहता था, वो जो एक्सेप्टेबिलिटी होती थी
सामाजिक लेवल पे, वो इस समय नहीं है। और वो स्पेस कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती से, इसलिए नहीं कि कांग्रेस का अपना वर्चस्व था, इसलिए कि बीजेपी से नाराज थे और कांग्रेस एक ऑप्शन के रूप में उनको मिली। राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का एक नया चेहरा दिखाया है। कितना एक्सेप्टेबल होता है ये देखना है। पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस को ये रियलाइज हुआ कि ये हार्ड हिंदुत्व से नहीं चलेगा। एक स्पेस है जो कि बीजेपी धीरे से छोड़ रही है हार्ड हिंदुत्व की वजह से, और ये सॉफ्ट स्पेस अगर कांग्रेस को मिल गया तो ये मेरे ख्याल से अप्लाई करेंगे पूरे देश में, तो ये आने वाले जो रिजल्ट होंगे ये पूरे देश के पॉलिटिक्स में कांग्रेस का वो स्पेस है कि नहीं, जो 70 साल से कांग्रेस गलती से नहीं ले पाई थी, वो स्पेस अगर मिल जाता है तो बीजेपी को भी अपनी पॉलिटिक्स बदलनी पड़ेगी, अपना तरीका बदलना पड़ेगा, हार्ड हिंदुत्व से हटना पड़ेगा। ये राहुल गांधी ने इस चुनाव में साफ कर दिया है। इनफैक्ट कर ही रहे हैं राहुल गांधी। विनोद जी, जिस तरह से गुजरात के मॉडल को अब तक पूरे देश में विकास के मॉडल की तरह प्रस्तुत किया गया और उसी लाइन पर बीजेपी हर चुनाव में जीतती आई, लेकिन इस बार एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिल रही है और वो देखने को मिल रही है मंदिर मंदिर कांग्रेस पहुंचने लगी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इनसिक्योर होने लगी है। तो ये जैसा कि एनके सिंह जी भी कह रहे थे कि नरम हिंदू ऐसे मंदिर में बैठना चाहिए, जनेऊधारी हो गए, लड़ाई को एक अलग ही रूप इस बार मिल चुका है। देखिए शोभना, ऐसा है कि एक तो मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ूंगा, इनके सिंह साहब की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा कि दरअसल 2014 के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा ने जीते वो थे जहां विपक्ष की सरकारें थी, एक बिहार को छोड़ करके, बिहार में वो हारे, उसके कारण सिंह साहब ने बताया। हाँ, गोवा में चुनाव हुआ जहां भाजपा की सरकार थी और वहां भाजपा हारी, सरकार बनानी अलग बात है, लेकिन उनके 8 में से 6 मंत्री हारे, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का सामना उसको करना पड़ा। और पंजाब में भी हार हुई, हालांकि वो अकालियों की हार थी। अब मैं गुजरात पे आता हूं। गुजरात जो है, दरअसल मैं लगातार 2002 से गुजरात के इलेक्शंस को कवर कर रहा हूं और इस बार में भी 6-7 दिन घूम के आया हूं। पहली बार मैंने ये देखा है कि गुजरात में एक तरफा चुनाव नहीं है, जो पहले एक तरफा होता था। आप जाइए रास्ते में, गांव में जाइए, सड़क पे जाइए, शहरों में, कस्बों में, लोगों से पूछिए तो लोग सीधे सीधे बीजेपी की बात करते थे। हाँ, कुछ लोग इक्का दुक्का कांग्रेस की बात करते मिल जाते थे, लेकिन इस बार दोनों की बात करते हुए मिल रहे हैं लोग। बीजेपी के समर्थक, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी एकदम वहां गायब हो गई है या बीजेपी का समर्थक नहीं है, बीजेपी के समर्थक भी आपको मिलेंगे, मोदी की तारीफ करते हुए मिलेंगे, लेकिन उतने ही जोश के साथ कांग्रेस के समर्थन वाले भी मिलेंगे और वो मोदी की और बीजेपी की आलोचना करते हुए मिलेंगे। तो ये इस पिछले 2002 के बाद से ये एक नया ट्रेंड है। दूसरी बात जो है, गुजरात मॉडल, जिस विकास मॉडल को लेकर के 2014 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इतना जबरदस्त बहुमत हासिल किया, इस बार गुजरात के चुनाव में इस गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं हुई, खासकर भाजपा की तरफ से। प्रधानमंत्री जी के भाषण आप देख लीजिए, उसमें कहीं गुजरात अस्मिता की बात होती है कि गुजरात के बेटे को आप कैसे यहां आकर के राहुल गांधी ऊट पटांग बोल रहे हैं, कभी वहां राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं, इस पर बीजेपी जाती है, कभी मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर के भाजपा उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, चाहे औरंगजेब राज का मुद्दा हो, चाहे वो उनके नीच शब्द वाला मुद्दा हो, और कभी वो पाकिस्तान की सुपारी वाले भाषण। तो जिस विकास मॉडल की चर्चा करके भाजपा देश जीती थी, उसकी चर्चा गुजरात में नहीं हो रही, ये अपने आप में एक बड़ा जबरदस्त है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने भाषणों में जिस तरह किसानों की दुर्दशा, उनको फसल का दाम न मिलना, नौजवानों की बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, महंगा इलाज, छोटे उद्योगों का संकट, जीएसटी, नोटबंदी, इसको जो सामने रखा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को इस मामले में बैकफुट पर ला रहा है। इसीलिए बार बार भावनात्मक मुद्दे उठाने की कोशिश भाजपा ने इस बार की है। अब वो कितना असर डाल पाएंगे नीचे तक, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इस बार चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प है। और जो जिस नरम हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं, मैं तो खैर मेरा एक अलग इसमें विचार है, मैं हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को अलग मानता हूं। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है और हिंदू धर्म एक जीवन दर्शन है। तो मंदिर जाना नरम हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदू धर्म का हिस्सा है, लेकिन मंदिर पर राजनीति करना वो हिंदुत्व है। तो राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के हिसाब से, जो इंदिरा गांधी किया करती थी, रुद्राक्ष की माला पहन करके गले में डाल करके भाषण देती थी, कहीं ना कहीं उस रास्ते को अपनाया। नेहरू नहीं करते थे, नेहरू इस मामले में वो सेकुलरिज्म उनके लिए पहली चीज थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको अपनाया था। और राहुल गांधी शायद उसी रास्ते पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दादी से सीखा है। अब ये उनका रूप और कांग्रेस का रूप किस तरह से चुनाव में क्या सफलता दिलाएगा, क्या नतीजे देगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अनुज जी, आपके पास भी आऊंगी, पर उससे पहले हम अपने संवाददाता संजय शर्मा की एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जो राजकोट से उन्होंने हमें भेजी है। हम इस समय मौजूद है राजकोट पश्चिम के एक मतदान केंद्र में, जिसका नाम है ज्ञान गंगा प्राथमिक शाला, पहले इसका नाम था परिवर्तन विद्यालय। ये वही मतदान केंद्र है जहां पर कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी
खुद अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर आएंगे। विजय रूपाणी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आवास है, जहां से वो अपने पूरे परिवार के साथ में दल बल सहित यहाँ पर 8:30 बजे लगभग सुबह वोट डालने आएंगे। हम आपको बता रहे हैं सुबह की तस्वीरें मतदान केंद्र के भीतर भी लिए चलते हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन पोलिंग पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप देख सकते हैं पोलिंग पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा बल भी तैनात हो चुका है। यहाँ पर टेबलें लगाई जा चुकी हैं, टेबलें लगाने की तैयारियां हो रही हैं। और किस तरीके की तैयारियां हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अलग अलग टेबलें लगी हुई हैं। यहाँ से मतदाता अंदर आएंगे, अपनी पर्चियां लेंगे और पर्चियां लेने के बाद में किस तरीके से वोट डालेंगे, क्योंकि इस बार निर्वाचन आयोग ने पहली बार यहाँ पर वीवीपैट मशीनों का प्रयोग किया। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके की मशीन होंगी। तो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर नाम है मतदाताओं के, जहां पर कि मतदाता यहां से बटन दबाएंगे। तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम है। साथ ही साथ पहले नंबर पर कांग्रेस के नीलमणि का नाम है, जो यहां से उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहां से जैसे ही मतदाता उंगली दबाएगा, बटन दबाएगा, ये साथ ही साथ में वीवीपैट मशीन दी गई है, जिससे कि पर्ची बाहर आ जाएगी। यानी आपने किस प्रत्याशी को वोट दिया, इसी वीवीपैट मशीन के द्वारा पर्ची निकाल करके आपके पास ये साबित हो जाएगा, सबूत मिल जाएगा आपको कि आपका वोट डल चुका है और किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को आपने वोट डाला है। तो ये जो प्रयोग है निर्वाचन आयोग ने पहली बार किया है। जिस तरीके से कि सवाल खड़े हो रहे थे ईवीएम मशीनों पर, जिसको देख करके निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट मशीनों का उपयोग करने का प्रयास किया है। पहली बार इस तरीके का प्रयास हो रहा है, जो गुजरात के चुनाव में देखने को मिलेगा, जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तकदीर का भी फैसला करेगा। साथ ही साथ बीजेपी की सरकार जो पिछले 22 सालों से राजकोट में विराजमान है, बैठी हुई है, उसकी तकदीर का भी फैसला ये चुनाव करने जा। तो बस अब से कुछ ही देर बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी और इस समय हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, वहां कवरेज महाचर्चा लगातार जारी है।